बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2015 पेपर 2-3 का। क्वेश्चन नंबर 1 एज लेवल का है, ठीक है, 9706 एज लेवल का है। अब इसमें सबसे पहले बनानी है इनकम स्टेटमेंट। तो सर जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी सेल्स। हमें क्या निकालनी पड़ेगी? सेल्स, ठीक है। तो सेल्स क्रेडिट भी होती है और कैश भी होती है। तो सर क्या क्रेडिट सेल्स है या नहीं है? क्रेडिट सेल्स है या नहीं है, तो उसको कैसे कंफर्म करेंगे? उसका बड़ा आसान सा तरीका ये है, आप इस सवाल में देखें क्या ट्रेड रिसीवेबल है? यस सर है। ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग भी दिया है, ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग भी दिया है। जब ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, तो ट्रेड रिसीवेबल ने जो पैसे दिए हैं वो भी दिए होंगे उसने। यस सर, वो भी दिए हैं, वो ये रहे, ठीक है। वो है हमारे पास 153,300, ये भी दिए हैं। उसके अलावा इस सवाल में सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, और उसके अलावा जो हमें हमारे कस्टमर ने जो हमें पेमेंट पैसे दिए हैं वो है हमारे, ठीक है। सो सवाल ये पैदा होता है कि क्रेडिट सेल्स फाइंड हो सकती है? यस सर, फाइंड हो सकती है। सर कैसे फाइंड होगी? उसके लिए आप टी अकाउंट बना लें। टी अकाउंट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? जो क्लोजिंग बैलेंस है और जो भी एडजस्टमेंट है वो ऐड कर लें और ओपनिंग माइनस कर दें। अगर ज्यादा ज्यादा चीजें नहीं दी हुई, सिंपल ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, और जो पैसे उसने दिए वो दिया है, तो आसान सा तरीका ये है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है और जो उसने पैसे दिए हैं इन दोनों को ऐड कर दें, ओपनिंग माइनस कर दें। पता है कितना आया? क्रेडिट सेल्स कितनी आई? कैलकुलेटर हाथ में रखें बेटा आप लोग। जो है 9760 प्लस 153,300 माइनस 10,500। जी बेटा 152470। 152470, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये हो गई क्रेडिट सेल्स। क्या कैश सेल्स है या नहीं है? तो कंफर्म कर लेते हैं, नीचे पढ़ लेते हैं। अच्छा, ओ लेवल में कैश सेल्स इतनी नहीं होती, ठीक है, ए लेवल में कैश सेल्स होती है। तो नीचे अगर आप जाके पढ़ेंगे इसको, तो नीचे किसने एक स्टेटमेंट लिखी है फोर्थ में। फोर्थ स्टेटमेंट अगर आप जरा पढ़ें, गो थ्रू करें, फोर्थ स्टेटमेंट में वो क्या कहता है? फोर्थ स्टेटमेंट कहता है एंटन टू कैश ड्राइंग, मतलब कैश का अकाउंट है और कैश से पैसे जा भी रहे हैं। तो जब कैश का अकाउंट आ रहा है तो कैश में पैसे आ भी तो रहे होंगे ना, और कहां से आ रहे होंगे? अगर कैश का अकाउंट आप बना रहे हैं, ऊपर इसने कैश का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी दिया, आप देख सकते हैं। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो कैश कहां से आ रहा है? सोचने वाली बात है ना। तो जरा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं एंटन टू कैश ड्राइंग 600 पर मंथ। ये मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे पास हर चीज साल के हिसाब से आती है। पर मंथ बिफोर द कैश सेल्स वर बैंक्ड but has not recorded these. He also took good for his own use, which had a sales value of 2763. ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, वो कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास जो है, हमारे पास जो है एंटन टुक, अच्छा कैश सेल्स ने दी हुई है नीचे, सॉरी बेटा, कैश का अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, कैश सेल्स ने दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। नीचे फिफ्थ में इसने कैश सेल्स बकायदा लिख कर दी, तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट फिर किसी और मकसद के लिए बनेगा। यहां तक मेरी बात क्लियर है बेटा? अकाउंट क्यों नहीं बनवा रहा? अकाउंट में इसलिए नहीं बना रहा, इस सवाल में इसने खुद बोला हुआ है कि हमारे पास जो कैश सेल्स है वो कितनी हो रही है? वो हो रही है, टोटल कैश सेल्स वर 20476 ने खुद लिख कर दिया है, ठीक है। अगर ये नहीं देता तो फिर मैं टी अकाउंट बनाता एंड उसमें आपको मैं दिखा दूंगा कैसे होगा। तो कैश सेल्स कितनी है? 20476, मैंने यहाँ लिख दिया 20476, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था पहले लेक्चर में कि जो सेल्स होती है वो क्रेडिट एंड कैश का टोटल होती है। तो क्रेडिट है 152470 एंड कैश है 20476। इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 172946। जी बेटा, जी बेटा, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी बेटा, क्या पूछना चाह रहे हैं? एनी क्वेश्चन? बेटा कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, ताकि मैं आगे नहीं जाऊं। जी बेटा, अम्मार बेटा कोई सवाल है? अम्मार बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी अम्मार बेटा आवाज आ रही है मेरी? अम्मार, अक्सा, दुआ बेटा? नो सर, कोई कोई इशू नहीं, ओके।
अच्छा जी बेटा आगे चलते हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे बेटा हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री आती है। ओपनिंग इन्वेंट्री उसने सवाल में दी हुई है, ये रही। ये आप डेट का ख्याल क्या करें, डेट ऊपर एक बार देख लिया करें। ये है 1 अक्टूबर 2014 और ये है 30 सितंबर 2015। तो हमारे पास 1 अक्टूबर दी हुई है ये, और ये 30 सितंबर 2015 है। तो ये क्लोजिंग हो गई, ये ओपनिंग हो गई। तो ओपनिंग का जो हमारे पास इन्वेंट्री का बैलेंस है वो कितना है, 2460। मैंने 2460 यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है सर, परचेजेस। अब परचेजेस ने नहीं बताई हुई, परचेजेस फाइंड करनी पड़ेंगी। सर कैसे फाइंड करेंगे, आसान सा तरीका है। ट्रेड पेबल का बैलेंस दिया, यस सर, ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, और ट्रेड पेबल को जो मैंने पेमेंट की है वो भी दिया हुआ है। तो या तो आप टी अकाउंट बना लें या क्लोजिंग बैलेंस उठाएं और उसमें एडजस्टमेंट करें और ओपनिंग माइनस कर दें। एडजस्टमेंट को प्लस करते हैं ज्यादातर। अगर ज्यादा चीजें नहीं दी हुई हैं, ओपनिंग क्लोजिंग एंड पेमेंट दी हुई है, तो आसान सा तरीका ये है, क्लोजिंग बैलेंस उठाएं, उसमें एडजस्टमेंट लाइक उसने जो पेमेंट वगैरह की है वो प्लस, हमने जो पेमेंट की है वो प्लस कर दें और ओपनिंग माइनस कर दें। या फिर आप टी अकाउंट बनाएं ट्रेड पेबल का, बेहतर तो होता है बंदा टी अकाउंट बनाए ट्रेड पेबल का। आप यहाँ लिखें बीडी, यहाँ लिखें सीडी और यहाँ लिखें पेमेंट। दोनों साइड का टोटल करेंगे, यहाँ आपके पास परचेज आएगी। ठीक है। अच्छा जी मुझे बता सकते हैं परचेज कितनी आई, 13,460 प्लस 1,18,900, 1,18,900 माइनस 12,670। जी बेटा कितनी आई परचेजेस, 119690। 119690। ठीक है। अच्छा जी हमने परचेजेस लिख दी 119690। सर अब क्या करेंगे, अब जरा एडजस्टमेंट्स गो थ्रू कर लेते हैं, एडजस्टमेंट्स गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये एक एडजस्टमेंट है यहाँ पर कि जो ऑनर था, फोर्थ एडजस्टमेंट अगर आप गो थ्रू करें, फोर्थ एडजस्टमेंट में कह रहा है कि ऑनर ने क्या किया था, गुड्स विड्रॉ किए थे और उनकी सेल्स वैल्यू थी 2763। उनकी सेल्स वैल्यू कितनी थी, 2763। ये सेलिंग प्राइस है बेटा। हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर, अगर आपको पता हो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। यानी हर चीज कॉस्ट पे आएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री भी कॉस्ट पे आएगी, परचेजेस भी कॉस्ट पे आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कॉस्ट पे आएगा। और कभी कभार कोई ऑनर गुड विड्रॉ कर देता है, कोई ऑनर गुड विड्रॉ कर देता है, गुड पैसे नहीं, बैंक से पैसे नहीं, गुड्स। तो जब ऑनर गुड विड्रॉ करता है तो हम परचेज से माइनस करते हैं। आप डायरेक्टली भी ब्रैकेट के अंदर भी माइनस कर सकते हैं कि 119690 में से माइनस कर लें एंड देन फाइनल फिगर आप यहाँ लिखें, ये भी कर सकते हैं, चाहे तो शो भी कर सकते हैं। सो हमें परचेजेस को एडजस्ट करना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो ऑनर ने अगर कोई गुड विड्रॉ किया है, घर पे लेकर के गुड्स जो हम बेचते हैं, तो वो अपने यहाँ से माइनस करना होगा, परचेजेस से माइनस करना होगा। आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, मतलब परचेजेस के आगे ब्रैकेट लगा दें और ब्रैकेट के अंदर लिख दें 119690, फिर उसमें से माइनस कर दें और फाइनल फिगर फिर यहाँ लिखें, ऐसे भी कर सकते हैं। और चाहे तो अलग से शो भी कर सकते हैं। सो सीन ये है कि हर चीज कॉस्ट पे आएगी, हर चीज कॉस्ट पे आएगी। उसने वो दे दिए सेलिंग प्राइस पे, उसने वो किस पे दे दिए, सेल्स वैल्यू पे दे दिए, सेल्स वैल्यू पे दे दिए, मतलब सेलिंग प्राइस पे दे दिए। तो अब क्या करें सर, इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो इसका आसान सा तरीका ये है, उसने परसेंटेज दी होगी आपको ना, मार्कअप मार्जिन दिया होगा, तो उसने ये लिखा हुआ है, ये हम हर चीज 50% मार्कअप पे सेल करते हैं, 50% मार्कअप पे सेल करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस पे क्या लगता है, मार्कअप या मार्जिन, अम्मार बेटा। सर मार्जिन। मार्जिन। तो इस पे आप मार्जिन अप्लाई करके इसमें से प्रॉफिट अलग कर दो, मार्जिन अप्लाई करके इसमें से प्रॉफिट अलग कर दो। तो मार्कअप क्या है हमारे पास, 50% है, तो ये 50/100 हो जाएगा। अगर मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना हो, ये 50/100 हो जाएगा। और जब मार्कअप गिवन होता है तो मार्कअप के आखिर में क्या आता है, पी फॉर पॉजिटिव। आप ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ऐड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 50/100 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 150। ये आपके पास आ जाएगा मार्जिन। ये क्या आ जाएगा आपके पास, मार्जिन आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 2763 से, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, जो इसमें इंक्लूडेड है वो आप हटा दें, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। तो 50/150 मल्टीप्लाई बाय 2763, बताएं कितना आया, 1842 1842। 842 ये आप कॉस्ट बता रही है या मुझे प्रॉफिट बता रही है, सर कॉस्ट।
हाँ मुझे प्रॉफिट बताया ना बेटा, आपने एससीपी नहीं लगाया नहीं होगा, नहीं, मुझे पॉज प्रॉफिट 50 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 2763। बी क्विक गाइस, टाइम बचाएं यार। 921। 921 ठीक है, हमें ऊपर कॉस्ट लिखनी होती है, तो आप 921 इसमें से माइनस कर दें 2763 से, तो हमारे पास जैसे अभी मुंतहा ने बताया 1842, ये आंसर आ रहा था बेटा जी ठीक है, 1842 आ गया, ये हमारे पास आ गई कॉस्ट 1842। ठीक है, ये माइनस करते हैं, अगर उन्होंने कोई गुड विड्रॉ किए तो वो परचेज से माइनस हो गया। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, वो है एससीपी। कुछ लोगों को मैंने एससीपी कराया तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो इन ए लेवल मिक्स से बच्चे हैं। एससीपी में क्या होता है, मार्कअप गिवन है, तो पी हो जाएगा आपके पास 50, मार्कअप 50% है, और मार्कअप लगता है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 150, और सेल्स वैल्यू कितनी है 2763, तो सेल्स के आगे लिख देंगे 2763। फाइंड क्या करनी है, कॉस्ट, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2763 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 150। जो आपस में है ना, यानी ये क्रॉस है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे हमेशा, तो 2763 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 150, इसमें आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1842। मैंने 1842 पर लिखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, सर क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी सीन क्या है, ये भी इसने सेल्स वैल्यू पे लिखी है, यहां बताया हुआ ये रहा, ये स्टेटमेंट आप पढ़ें। The inventory at 30 September 2015 was valued at selling price। मतलब ऊपर जो हमारे पास ये इन्वेंट्री आ रही है, सेलिंग प्राइस पे आ रही है। हम हमेशा किस पे लिखते हैं, कॉस्ट पे लिखते हैं। किस पे लिखते हैं, कॉस्ट पे लिखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो या तो आप एससीपी लगा लें, या आप मार्कअप को मार्जिन में चेंज कर दें। तो अभी आपने मार्कअप को मार्जिन में चेंज किया था, तो मार्जिन कितना आया था आपके पास, ये आया था मार्जिन आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 150। तो आप 50 डिवाइडेड बाय 150 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 40,800 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 150, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। वो प्रॉफिट आप माइनस कर दीजिएगा बाद में। जी बताएं कितना आया, 13600। 3600 नहीं 13600। 13600, ये 13600 इससे माइनस कर दो, बताओ कितना आया। 40,800 में से 13,600 माइनस कर दो, 27,200। 27,200 ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट एससीपी से भी कर सकते हो, ठीक है। एससीपी से कैसे करोगे, ये नीचे काम किया हुआ है ना, ये जो है ना 2763, इसकी जगह लिख दो 40,800, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने पहले से मेहनत की हुई है, तो आप उसको मिटा के उसकी जगह दूसरी वैल्यू लिखते हैं, आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, चलें, ओके। तो देखिए ये मैंने गुड्स विड्रॉन लिखा, ये मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी। मैं अगेन बता दूं, ये दोनों सेलिंग प्राइस पे दिए हुए हैं, हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आपको मार्कअप मार्जिन कन्वर्जन आती है, मार्कअप मार्जिन के जरिए कॉस्ट वगैरह फाइंड करनी आती है, अगर सेल्स दिया हो तो बेस्ट है, नहीं आती तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, ये बता रहा हूँ, क्योंकि इनकम रिकॉर्ड में ये तो आना ही आना है। तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है इसके लिए, मार्कअप मार्जिन के लिए, वो एक बार जाके देख लें तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इन सबको हमने प्लस किया, इन दोनों को माइनस किया, तो ये आ गया 115,288, 115,288, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। ये हमने रेवेन्यू में से माइनस किया, तो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 57658, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक अम्मार बेटा मेरे साथ हैं, अक्सा बेटा मेरे साथ हैं, जी सर। ठीक है। अब सर आगे चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। सर एक्सपेंसेस में कैसे फाइंड करेंगे, एक्सपेंसेस कैसे लिखेंगे, तो उसका तरीका ये कि पहले आप देखें पेमेंट्स, जो हमने पेमेंट्स किए ना वो आप देखें, जो जिनका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर भूल जाएं, वो हम एडजस्ट कर चुके हैं। वेजेस आएगा, रेंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, जनरल एक्सपेंस आएगा।
परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल नॉन करंट एसेट है, तो इसका जो एक्सपेंस है ना वो डेप्रिसिएशन है, वो आएगा, वो कैलकुलेट किया जाता है, वो यहाँ से नहीं लिया जाएगा, वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये चारों तो आने हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है प्रीपेड अक्रूड की। तो ऊपर देख लेते हैं इन चारों में से किसकी एडजस्टमेंट है अक्रूड एंड प्रीपेमेंट की। तो सर रेंट पेबल की एडजस्टमेंट है, आपको रेंट पेबल दिया है, रेंट अक्रूड दिया है, ठीक है, तो रेंट को एडजस्ट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बता रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं वेजेस। वेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 17,800 मैंने एज इट इज 17,800 लिख दिया। रेंट की एडजस्टमेंट है तो मैंने 8,500 लिखा। और हम सबने सीखा हुआ है कि साल के आखिर में कोई भी अक्रूड हो, साल के आखिर में कोई भी अक्रूड एक्सपेंस दिया हुआ है, मतलब ये वो एक्सपेंस है जो है इस साल का लेकिन पे आपने नहीं किया, ये हमेशा क्या करते हैं, साल के आखिर में हमारा बेटा अक्रूड दिया हो तो क्या करते हैं, ऐड या माइनस, ऐड करते हैं ना सर? ऐड करते हैं। तो हम ऐड करेंगे 2,400, और ओपनिंग तो इसका उलट होता है, अगर क्लोजिंग ऐड होता है तो ओपनिंग इसका उलट होता है, तो ओपनिंग क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने ओपनिंग माइनस किया है, 2,400 ऐड किया है और 1,500 माइनस किया है, नेट अमाउंट आ गया 9,400। तो अगेन बता दूं, अगर कोई एक्सपेंस है और उसके ऊपर प्रीपेमेंट या अक्रूड दिया हुआ है तो आप वो एडजस्ट करके लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नो एडजस्टमेंट एज इट इज लिखा है 7,450। जनरल एक्सपेंसेस नो एडजस्टमेंट एज इट इज लिखा है 4,630। यहां तक मेरे साथ है बेटा? एनी इश्यू? सर ये एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स बनते हैं वो बनाना जरूरी तो नहीं होते ना? वो जरूरी नहीं होता है, मैं असल में क्या टाइम के साथ डायरेक्ट करवा रहा हूँ, वरना कभी कभार अकाउंट भी लोग बनाते हैं, वो भी अच्छा आप अकाउंट बना सकते हैं। अगर देखो चीजें ज्यादा है ना, लाइक रिफंड भी दिया हुआ है, एक्सपेंस चेंज हो रहा है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारा जो हर महीने का एक्सपेंस है ना वो कभी जाके चेंज भी हो रहा होता है। कभी कभार सवाल में आता है कि हमारे हर महीने का रेंट बनता है 200, अगस्त के महीने में रेंट 10% बढ़ गया था। तो इस सूरत में ये होता है बच्चे से गलतियां हो जाती हैं, फिर बेहतर है बंदा अकाउंट बनाए। तो कभी कभार ये होता है कि रेंट में प्रीपेड भी दे देता है, अक्रूड भी दे देता है, रिफंड भी दे देता है, एडजस्टमेंट भी दे देता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फिर बेहतर है आप टी अकाउंट बनाए। सिंपल एडजस्टमेंट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक मेरी बात क्लियर है अमार बेटा? जी सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं उन एक्सपेंसेस की तरफ, उन एक्सपेंसेस की तरफ जो आपको बैंक के अंदर नहीं गिवन होते, कैश के अंदर गिवन नहीं होते। कैश के अंदर गिवन, अच्छा कैश एक्सपेंस भी है क्या? कैश एक्सपेंस भी है कि वो भी कर लेते हैं। यहाँ आखिर में लिखा है 6 एडजस्टमेंट में, देयर आर अनरिकॉर्डेड डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस नॉट अकाउंटेड फॉर। देखो बैंक के जरिए कोई भी पेमेंट होगी ना तो वो चेक के थ्रू होगी, जब वो चेक के थ्रू होगी तो मतलब वो रिकॉर्ड हुई होगी, क्योंकि चेक तो इस तरह आप दे नहीं सकते। आप चेक फाड़ेंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे, बैंक जाएगा, बैंक वाले अपनी स्टेटमेंट देते हैं, तो वो लाजमी बात है रिकॉर्डिंग से गुजरेगा वो। मतलब बैंक के जरिए कोई भी पेमेंट होगी वो जरूर रिकॉर्ड होगी, क्योंकि उसमें चेक इश्यू होता है, बगैर चेक के तो आप पैसे नहीं निकाल सकते। यहां तक मेरे साथ है जी अम्मार बेटा? तो बेसिकली हुआ ये कि हमारे पास कैश अकाउंट भी आ रहा है, ऊपर अगर आप देखें कैश का ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहा है, ठीक है, और कैश अकाउंट से हमने पेमेंट भी की है। तो कैश के अंदर क्या होता है, मेरे अपनी दुकान, अपनी मर्जी है, जब चाहे कहाँ पैसे दूं, किधर पैसे दूं। तो कैश के अंदर हो सकता है आपने कोई एक्सपेंस पे कर दिया हो और आप लिखना भूल गए हो, कैश के अंदर ऐसा हो सकता है। तो ये स्पेशल केस है, ये ए लेवल में सवाल है, ओ लेवल में इतने हार्ड नहीं आते, ठीक है। तो इसको कैसे ढूंढेंगे? तो इसको ढूंढने का तरीका ये है कि हम कैश अकाउंट बनाएंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की खासियत ये है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की, सिंगल एंट्री की, कि कोई चीज अगर गिवन नहीं होती ना, हम टी अकाउंट बना के फाइंड करते हैं। तो कोई एक्सपेंस मिसिंग है तो एक्सपेंस कहां पर आता है, बैंक में आता है या कैश में आता है, तो बैंक या कैश का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंस है ना ये स्पेशल कैश से रिलेटेड है, इसीलिए हम कैश का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल की फिगर नहीं है तो क्या करें, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना दो। ट्रेड पेबल की फिगर नहीं पता क्या करें, ट्रेड पेबल का अकाउंट बना दो। तो इसमें ये प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए आपकी अकाउंट बनाने की। अब हम क्या करेंगे, कैश का अकाउंट बनाएंगे, कैश का अकाउंट बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कैश का अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे, वो ऊपर दिया हुआ है 980, क्लोजिंग बैलेंस देंगे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। कैश एसेट होता है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है। दुआ बेटा मेरे साथ है?
अम्मार बेटा मेरे साथ हैं, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम इसमें इंक्रीज करते हैं। हमने कैश सेल्स की थी, हमने कैश सेल्स की थी। कैश क्या हुआ होगा, डेबिट या क्रेडिट? कैश सेल्स की थी, पैसा आया था, कैश डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। तो मैंने डेबिट साइड पे लिखा 20476। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद पेमेंट लिखेंगे। तो पेमेंट के अंदर हमने कैश ड्राइंग की थी, 600 रुपए की थी, और वो भी हर महीने की थी। 600 रुपए की थी और वो भी हर महीने की थी। तो हम 600 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, साल में कितने महीने होते हैं? 12। 600 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 7200। तो ये देखिए मैंने 7200 ड्राइंग लिखी, ये मैंने क्रेडिट साइड पे लिखी है, क्योंकि पेमेंट हुई है ना, कैश का अकाउंट प्रॉपर, जो आए वो भी लिखोगे, जो पैसे गए वो भी लिखोगे। फिर कभी कभार हम क्या करते हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं। सारे पैसे खर्च नहीं करते, सारे पैसे दुकान में नहीं रखते, कुछ हम बैंक में भी डिपॉजिट करते हैं। सर ये कैसे पता लगेगा? ये बैंक की डेबिट साइड पे पता लगेगा। ये देखें, कैश बैंक 12,900। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है 12,900। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट तो गिवन है, बैलेंस शीट तो आपके पास गिवन है, तो आपके पास फिर भी डिफरेंस आएगा, दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं होगा। आप डेबिट साइड का टोटल करें, कितना है मुझे जल्दी से बताएं। आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ये आएगा 21456। 21456। इसमें से ये सारा माइनस करें, क्या आंसर आया आपके पास? 911। 911। सर ये 911 क्या है? ये बेसिकली एक पेमेंट हुई है। सर पेमेंट जब बैंक में नहीं गई, पेमेंट आपने विथड्रॉ नहीं की, फिर किस चीज की पेमेंट हुई है? ये डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस की पेमेंट हुई है। ये डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस की पेमेंट हुई है, जो ये कह रहा था ना अनरिकॉर्डेड है। तो बैंक की पेमेंट तो बहुत बहुत रेयर केस है कि बैंक की पेमेंट रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि बैंक में चेक जाता है तो रिकॉर्ड भी होगी। ये वाली पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये मैंने ऊपर लिखा है। ये आपके पास किस में आएगा? डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आएगा। यहाँ तक मेरे साथ हैं? यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? मुंतहा बेटा जी, अमार बेटा जी क्लियर है सर। क्लियर है? ठीक है। अब चलते हैं डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल पे चलते हैं, जो आखिरी चीज है हमारी। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल पे। पहले डिस्पोजल वाला मसला हल कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक नॉन करंट एसेट बेचा है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर डिलीवरी व्हीकल विच कॉस्ट 9,000 was sold for 5,400। कॉस्ट 9,000 थी, बेचा कितने का? 5,400 का। और डेप्रिसिएशन जो पॉलिसी हमारे पास है वो डिलीवरी व्हीकल के लिए 20% पर एनम है, यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन परचेज वाले साल में लगाते हैं, सेल वाले साल में नहीं लगाते, मतलब फुल ईयर मेथड है, मतलब फुल ईयर मेथड है। ठीक है, अब क्या करें? सिर्फ पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं, लॉस या गेन और डिस्पोजल मालूम कर लेते हैं। लॉस या गेन और डिस्पोजल मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है लॉस एंड गेन का, वो है सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू, प्लस पे आंसर आए तो गेन है और माइनस पे आंसर आए तो लॉस है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ है? तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखें, हमने मशीन कितने की बेची है? 5,400 की। मैंने 5,400 लिखा, माइनस करते हैं बुक वैल्यू, पर उसने तो हमें कॉस्ट बताई है, उसने हमें कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट कितनी है? 9,000 है। पर हमें क्या चाहिए? बुक वैल्यू चाहिए। अब क्या करें सर? तो सर बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसकी डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं। जिस साल खरीदा था उस साल से डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं। कैसे लगाते जाते हैं बताता हूँ मैं लिखूंगा 1 अक्टूबर 2012। कितने की मशीन खरीदी थी आपने? मशीन 9,000 की खरीदी थी। तो इसकी पहली डेप्रिसिएशन जो आपकी आएगी, हमारा साल कब एंड होता है पहले ये देख लो, 30 सितंबर पे एंड होता है। ठीक है, हमारा साल एंड होता है 30 सितंबर पे एंड होता है। तो इसकी जो पहली डेप्रिसिएशन है वो आएगी 30 सितंबर 2013। ठीक है, साल बीच में शुरू हो रहा है तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 2013 को आएगी। उसके बाद नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कब आएगी? 30 सितंबर 2014। और अभी जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसका ईयर एंड कौन सा है? वो 30 सितंबर 2015 है। इसकी नहीं आएगी, क्योंकि वो कह रहा है नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। तो सर अब क्या करें?
20% लगाएं भाई, 9,000 का 20% कितना बनेगा? 1800 1800 माइनस किया, बुक वैल्यू कितनी आई? 7200 इसका 20% लगाएं, 1440 बुक वैल्यू कितनी आ गई बताएं? 5760 कॉस्ट में से डेप्शन माइनस करते तो क्या आता है? बुक वैल्यू आती है। दोबारा बताएं, 5760 5760, ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई। पहले साल की डेप्शन माइनस की, अगले साल की माइनस की। सर डेप्शन किस तारीख को लगाई जाती है? जो ईयर एंड होता है। तो अगर साल शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर 2012 से, एंड सितंबर में होता है। हमारे जो 12 महीने पूरे होते हैं वो सितंबर में जाके पूरे होते हैं, हमारे बिजनेस के भी। तो अगर 1 अक्टूबर को खरीदा तो 30 सितंबर 2013, ये 12 है तो 2013 तक 12 पूरे होंगे। डेप्रिसिएशन 30 सितंबर 2014 दूसरी डेप्रिसिएशन। और अभी वाला जो साल चल रहा है इसका जो ईयर एंड है अगर आप देखें वो कौन सा है? 30 सितंबर 2015। इस साल नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो कहता है इन द ईयर ऑफ सेल में नहीं लगानी, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, इस साल नहीं लगानी। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 5760। तो हम 5760 माइनस कर देते हैं, मुझे बताएं कितना आ जाएगा आंसर? 360 loss 360 360 माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है? माइनस नेगेटिव में आ रहा है तो ये लॉस है, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है तो माइनस लॉस है, ठीक है। नेगेटिव आंसर आ रहा है, ठीक है, जहन में रखिएगा। मैंने लिखा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं लॉस ऑन डिस्पोजल लिखा हुआ है, ये देखिए 360। यहाँ तक मेरे साथ है? जी। अच्छा जी। अब आते हैं डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं। अगर वो मेथड हो, कौन सा? परसेंटेज दी हुई हो, रिड्यूसिंग या एसएलएम, उसका एक फॉर्मूला है, वो याद रख लो। ओपनिंग प्लस परचेज्ड माइनस डिस्पोजल, ये रूल याद कर लो। जो आंसर है उस पे आप परसेंटेज लगाएं, वो आपकी कहलाएगी डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो फुल ईयर होता है ना, उसमें ईयर एंड पे जो माल होता है उस पे लगती है। साल के आखिर में जो माल आपके पास पड़ा होता है उस पे लगती है। तो चाहे एसएलएम हो या चाहे आरबीएम हो, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फर्क ये है, एसएलएम में हम क्या करते हैं, एसएलएम में इन सब की कॉस्ट लेते हैं, और आरबीएम में क्या करते हैं, इन सब की बुक वैल्यू लेते हैं, इन सब की बुक वैल्यू लेते हैं। मैं दोबारा बता दूं, अगर फुल ईयर मेथड है, ये फुल ईयर मेथड है, मंथली नहीं है। फुल ईयर मेथड है, मंथली होगा तो बताएगा आपको, अलग से लिख के देगा कि पर मंथ ओनरशिप लगाना है या ईच मंथ ओनरशिप लगाना है या प्रोपोर्शनेटली लगाना है या स्टार्ट फ्रॉम द ईयर ऑफ परचेज लगाना है या मंथली लगाना है, बताएगा आपको। तो जिस तरह की इसकी वर्डिंग है ना, डेप्शन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्शन इन द ईयर ऑफ सेल, ये फुल ईयर के लिए यूज होता है। तो फुल ईयर के लिए यही तरीका है, आप पहले ओपनिंग बैलेंस लिखें, फिर जो आप परचेज किया उसको ऐड करें, जो डिस्पोजल किया है वो आप माइनस कर दें, वो आप हटा दें, क्योंकि हमें उन मशीन पे लगानी है जो साल के आखिर में बच गई थी, पड़ी हुई थी, उन पे लगानी है, ठीक है। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डिस्पोजल। अगर आरबीएम है तो बुक वैल्यू, सॉरी, अगर आपके पास आरबीएम है तो सबकी बुक वैल्यू आएगी और एसएलएम है सबकी कॉस्ट आएगी। तो ये आरबीएम है, लिखा हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है डिलीवरी व्हीकल का, कॉस्ट दी हुई है कितनी? 15,700 और डेप्रिसिएशन दी हुई है 4,600। मुझे बुक वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बुक वैल्यू चाहिए। तो 15,700 में से मैं ये माइनस कर दूंगा, ये लेस कर दूंगा 4,600। तो मेरे पास आंसर आ गया 11,100 आंसर है। ये हो गई ओपनिंग बुक वैल्यू। सर फिर परचेज, परचेज कहां से पता लगेगा? बैंक की पेमेंट साइट से पता लगेगा, बैंक की पेमेंट साइट से पता लगेगा। आप देख सकते हैं बैंक की पेमेंट साइट पे जाके, ये रहा परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल 13,600। तो ये देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने 13,600 लिखा हुआ है। सर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने डिस्पोजल किया था उसकी बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू, सारी चीजें बुक वैल्यू पे आती है। उसकी बुक वैल्यू कितनी है आपके पास? 5,760। तो मैंने 5,760 यहाँ पे लिखा है, सॉरी बेटा, और ये माइनस हो जाएगा। ये मैंने माइनस किया, मेरे पास आंसर आ गया 18940। इस पे मैंने 20% अप्लाई किया, ये आ गया 3788। 20% हमारे पास रेट चल रहा है 3788। ये डेप्रिसिएशन है, ये मैंने यहाँ लिखी है 3788। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट, ऑफिस फिक्सचर भी तो है ना, इसकी डेप्रिसिएशन भी आएगी।
सर डेप्शन कैसे फाइंड करें, इसका तो रेट नहीं गिवन। जब रेट नहीं गिवन तो कौन सा मेथड लगेगा, रीवैल्यूएशन मेथड लगेगा। उसमें ओपनिंग लिखते हैं, प्लस परचेज करते हैं, माइनस डिस्पोजल करते हैं, माइनस क्लोजिंग करते हैं। तो सर इसमें ना परचेज है ना डिस्पोजल, आप चेक करना, डिस्पोजल तो है नहीं और ना ही हमने ऑफिस फिक्सचर कोई परचेज किया, चेक कर लो, कोई नहीं परचेज किया हमने ऑफिस फिक्सचर। इन सब में हमने कोई भी ऑफिस फिक्सचर परचेज नहीं किया हुआ, चेक कर सकते। तो ना ही परचेज है ना ही डिस्पोजल है, तो आप हटा दें। बचा क्या, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो बहुत आसान है। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो 9,500 में से माइनस कर दें 8,600, आपके पास आंसर आ जाएगा 1100। ओ सॉरी, हाँ कितना आंसर आ रहा है, 1100 ही आ रहा है, 1100 ही आ रहा है। नहीं 900 आएगा ना सर। अरे हाँ हाँ सॉरी बेटा 900 आएगा, 900 आएगा, तो मैंने यहाँ 900 लिखा रहा, मैं प्लस करने का चक्कर पड़ेगा। ओके जी ठीक है, ये हमने सबका टोटल किया। ऑफिस फिक्सचर के डेप्रिसिएशन, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल एक्सपेंस, लॉस ऑन डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, डिलीवरी एक्सपेंस, इन सबका हमने टोटल किया। तो मेरे ख्याल से वो टोटल कितना आ रहा था, टोटल आ रहा था आपके पास 45329 मेरे ख्याल से आ रहा था। ये हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास 12,329 आंसर आ रहा था, 3 आंसर आ रहा था आपके पास। ये क्या था, ये बेसिकली प्रॉफिट था। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक की रही है।